हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल फ्रेश कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं और एक नई सीरीज बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारी फर्स्ट क्लास ही रहेगी इस सीरीज की। हमारी जो सीरीज रहेगी गाइस, ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एंड वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे जो कंटेंट आपको जो हम यहाँ पर देने वाले हैं बिल्कुल एडवांस लेवल का है। और ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपको पटवारी के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की जो आंसर की है फाइनली आउट हो चुके हैं और आप सभी का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमें सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं जो कि पूरे नए लेवल के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इस सीरीज में हम आपको सोल्व करवाएंगे पटवारी के पेपर। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा और आज किस डेट का किस तारीख का पेपर सोल्व करेंगे वो भी हम आगे आपको बताएंगे। सामान्य ज्ञान का हम पेपर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता ही है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बिल्कुल नए और फ्रेश कंटेंट है। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पर हम पूरी डिटेल के साथ में आपको चीजें कवर करवाएंगे। आप सभी के काफी ज्यादा मैसेजेस हमें मिल रहे थे तो फाइनली इसीलिए हमने इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा तो हम और एडवांस लेवल का कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो कहां पर मिलेगी आपको, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये वाली जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की, इस वाली टेस्ट सीरीज में बेसिकली इस पीडीएफ को हम डालेंगे तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन हो जाइए। क्लियर है? ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और अब तक की सबसे एडवांस टेस्ट सीरीज है ये। तो आप डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। एमपी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी पीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये। और ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, ये 2022 की है और ये 2021 की है। ये हमारे एमपी जीके के कोर्सेस और टेस्ट सीरीज है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कंप्लीट डिटेल इनके बारे में जान सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। और आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये आपका जो पेपर हुआ था 15 मार्च को, 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट है ना और सेकंड शिफ्ट दोनों के जीके के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपकी पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अगर आपको डाउट है फिर भी तो आपके पास में आई थिंक आंसर की होगी, आप चेक कर सकते हैं कि ये आंसर हम वही आपको करवा रहे हैं। क्लियर है? तो आप रीचेक भी कर सकते हैं, उसको मिला भी सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर रहा है, तानसेन को मध्य प्रदेश में कहां दफनाया गया था। ये क्वेश्चन पहला पूछा गया है, मध्य प्रदेश में तानसेन को कहां पर दफनाया गया था। आप सभी का सही जवाब रहेगा ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, ग्वालियर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तानसेन का जो मकबरा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो राम तनु इनके बचपन का नाम था। आप सभी याद रखिएगा, राम तनु बचपन के नाम था इनका। तानसेन की अगर बात करें इनके गुरु की, तो तानसेन जो संत थे, तानसेन था बेसिकली, ये इनके गुरु कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, इनके जो गुरु थे इनका नाम है मोहम्मद गोस। मोहम्मद गोस इनके गुरु थे। इसके अलावा गाइस हरिदास भी इनके गुरु थे। हरिदास के पास में स्वामी जो हरिदास थे इनके पास में इन्होंने संगीत का अध्ययन किया था तानसेन ने 12 वर्ष की आयु में। और हरिदास के बाद में जो स्वामी हरिदास जी थे इनके बाद में तानसेन ने मोहम्मद गोस के साथ 3 साल तक जो है इनको, मोहम्मद गोस ने इनको 3 साल तक शिक्षित किया था तानसेन को। तो दोनों बेसिकली इनके गुरु रहे हैं। और यहाँ पर ग्वालियर में इनकी समाधि है, इनको यहाँ पर दफनाया गया था। तो तानसेन को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यहाँ पर हर साल तानसेन समारोह का भी आयोजन किया जाता है। ग्वालियर में ही ये किया जाता है। और ये कब लगता है ग्वालियर में, तो तानसेन जो समारोह आयोजित होता है यह हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित होता है। दिसंबर के महीने में, क्लियर है, हर साल लगता है ये ग्वालियर में। तो ये आप इतनी चीजें याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा 1993 में, 1993। आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो अधिनियमित किया गया था 1993 में अधिनियमित किया गया था, याद रखिएगा। और गाइस 73वां जो संवैधानिक संशोधन था इसके तहत, यानी कि 1993 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्लियर है? एक एक चीजें आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत और ग्राम स्वराज जो अधिनियम है ये 1973 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और भाग 9 के तहत संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बेसिकली ये एक अधिनियमित किया गया था। तो याद रखिएगा इसके बारे में स्पेशली। और ये जो अधिनियम है इसमें राज्य में त्रिस्तरीय जो पंचायत राज व्यवस्था है ये स्थापित करने का प्रावधान भी है। 73वां संविधान संशोधन ये था। ये आप थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में याद रखिएगा। और अधिनियम ये जो है अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान भी इसके तहत ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक संगीत है। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो लोक संगीत है इसका नाम छकरी है। छकरी यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसको छकरी या चक्री भी बोला जाता है, इसके लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है। तो आप आगे से अगर आप चक्री देखने को मिले तो आप याद रखिएगा, बाकी छकरी तो आपको याद रखना ही है। छकरी जो है या चक्री जो भी बोले आप, लोक संगीत है, एक रूप लोक संगीत का एक रूप है। और ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का एक लोक रूप है या लोक संगीत है।
पारंपरिक और कश्मीर का बेसिकली ये मूल है, कश्मीर का मूल है ना। चक्री जो वाद्य यंत्र है इसके साथ एक जिम्मेदार गीत है ना, और हारमोनियम, इसके अलावा रुबाब और सारंगी बेसिकली इसमें स्पेशल होते हैं। इसके अलावा और सारे वाद्य यंत्र भी होते हैं, जैसे कि नॉट हो गया, गीजर, तुबंकनार हो गया, चिमटा हो गया, ये सभी वाद्य यंत्रों के साथ में बेसिकली इसको गाया और बजाया जाता है। इसके अलावा अगर हम और स्पेसिफिकेशन की बात करें और डिटेल में जाएं इसके लोक संगीत की, छकरी की, तो देखिए हिंदू और मुस्लिम जो कश्मीरी थे उनके द्वारा एक लोक और धार्मिक बेसिकली धार्मिकता से भी ये जुड़ा हुआ है, इसलिए धार्मिक क्षेत्रों में भी बेसिकली ये किया जाता है। तो ये अब थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने महाराजा दलीप सिंह को पेंशन भोगी के रूप में लंदन कब भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भेजा था महाराजा दलीप सिंह को पेंशन भोगी के रूप में लंदन में भेजा था। तो ये इन्होंने भेजा था 1848 में, 1848 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। 1848 में इन्होंने लंदन में भेजा था दलीप सिंह को। और इनको जो पेंशन दी गई थी, इनको जो पेंशन कितने रुपए दी गई थी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आगे से पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर इनको 5 लाख रुपए की जो है 5 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर रानी जिंदा के साथ में इनको इंग्लैंड में भेजा गया था। तो ये आप याद रखिएगा किसके साथ में भेजा गया, तो रानी जिंदा के साथ में इनको लंदन में भेजा गया था 5 लाख रुपए का सालाना पेंशन देकर। और जहां दलीप सिंह ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, वहां पर नारकाक में कुछ समय तक ये जमींदार भी रहे थे। तो इन्होंने अगर आगे से पूछ रहे कौन सा धर्म स्वीकार किया था, तो ईसाई धर्म इन्होंने आगे से ग्रहण कर लिया था। और इसके अलावा इंग्लैंड जो गए थे, ये इसी के दौरान जो है ये रूस की यात्रा भी इन्होंने की थी। और ये यात्रा इन्होंने 1887 को यानी 1887 को की थी ये यात्रा, इन्होंने रूस की थी ये यात्रा, देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को कौन सा कदम उठाना चाहिए? देखिए बेसिकली क्वेश्चन जिस तरह से आपसे पूछा जाए उस हिसाब से आपको जवाब देना है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को कौन सा कदम उठाना चाहिए, रेपो रेट में वृद्धि, इंक्रीज रेपो रेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उच्च दर मुद्रास्फीति की बात यहाँ पर की गई है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल हाई रेट इन्फ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर उच्च मुद्रास्फीति की बात की गई है, इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को कौन सा कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, व्यापम ने इसका जो राइट आंसर माना है, ये माना है ऑप्शन नंबर डी को, इंक्रीज देखिए CRR और CRR और CLR, ये दोनों की यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। CRR और SLR, इन दोनों को यानी इन दोनों में वृद्धि होनी चाहिए। इन दोनों में वृद्धि करके आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है, यही कदम उठाया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगर हम बात करें कि ये जो है CPP, देखिए CRR है ना, और एक है आपका SLR। अब ये CRR क्या होता है, तो CRR का मतलब है, देखिए नगद आरक्षित अनुपात इसको हिंदी में बोला जाता है CRR को, और SLR जो होता है ये होता है वैधानिक तरलता अनुपात। क्लियर है? अगर हम बात करें CRR की, तो प्रत्येक बैंक को अपने कुल नगद रिजर्व का एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास में रखना होता है, और उसे ही बेसिकली CRR या फिर CRR, जिसे नगद आरक्षित अनुपात या CRR उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक बैंक, जितने भी बैंक है सभी बैंकों को अपने कुल नगद रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास में रखना होता है, उसे ही हम CRR बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम SLR की बात करें, तो ये NDTL का हिस्सा है, जिसे एक बैंक को सुरक्षित और तरल संपत्ति में बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, नकदी और सोना हो गया, इनको SLR बोला जाता है। SLR में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकिंग प्रणाली जो होती है उसमें संसाधनों की उपलब्धता को भी ये कभी कभी प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार निम्न में से किसमें गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जो गिरावट दर्ज की गई है, ये गिरावट दर्ज की गई है एनीमिया, गर्भवती महिलाओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। और पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब हुआ था? अगर इस तरह देखिए, पांचवा हम आपको बता रहे हैं पांचवा कब हुआ था, तो ये पांचवा जो हुआ था ये हुआ था 2019 और 20 में। अगर हम बात करें कि पहला जो हुआ था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तो पहली बार जो ये हुआ था 1992-93 में। क्लियर है? इसके बाद में अगर आपसे पांचवा पूछा जाए तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यादव राव या यदुराव या जदुरे भी इनको बोला जाता है, तो इन्होंने 14वीं शताब्दी में के बाद के वर्षों में राजगोंड या राजगोंड वंश की नींव कहां पर रखी थी? तो इन्होंने जो ये नींव रखी थी राजगोंड की, ये इन्होंने रखी थी, देखिए गढ़कटंगा, यहां से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़कटंगा में इन्होंने राजगोंड वंश की स्थापना या नींव रखी थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता है या संबंधित है? तो राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए भारत सरकार द्वारा ये बागवानी जो मिशन है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। इसका अगर उद्देश्य की बात करें हम, तो देखिए अधिकतम क्षमता वाले बागवानी को विकसित करना, इसके अलावा सभी बागवान उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय बागवानी मिशन का, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। और 2005-6 ये स्पेशली आप याद रखिएगा, 2005 और 2006 में शुरू की गई ये एक योजना है जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है। और ये जो योजना है ये अंडमान निकोबार, इसके अलावा लक्षद्वीप हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, इनमें उपलब्ध नहीं है। तो ये 3-4 जो कंट्रीज है इनमें ये माफ कीजिएगा
स्टेट जो है इनमें ये शुरू नहीं है या ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं है ये योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो यहां से आपका ये क्लियर हो चुका है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत के किस शहर में हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी भारत के मेरठ से हुई थी। मेरठ हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 1857 का विद्रोह हुआ था मेरठ से। और ये पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 मई को, 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। मेरठ से सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था ये मेरठ विद्रोह, या फिर बेसिकली जिसको 1857 की क्रांति जाना जाता है। इसके अलावा गाइस 10वीं और 11वीं बंगाल पैदल सेना ने 85 सिपाहियों से बगावत कर दी थी। बहादुर शाह जो जफर था यह भारत का सम्राट घोषित किया गया था। 1857 का जो विद्रोह है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसको ऐसा भी माना जाता है। और इस विद्रोह के दौरान वायसराय कौन सा, इस तरह से आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चिन्नौर चावल पहला जीआई टैग बन गया, यह निम्नलिखित में से किस जिले से संबंध रखता है, संबंधित है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चिन्नौर चावल पहला जीआई टैग बन गया है और इसका संबंध मध्य प्रदेश के बालाघाट से है। गाइस एक डेट आप याद रखिएगा, 29 सितंबर 2021, 29 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा बेसिकली चिन्नौर जो चावल है इसके लिए जीआई टैग के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा में मध्य प्रदेश को बेसिकली मान्यता दी गई है ना। चिन्नौर चावल का जो उत्पादन होता है ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ही किया जाता है ना। तो इसको ही यहाँ का जीआई टैग दिया गया है चिन्नौर चावल का बालाघाट को। और इसके अलावा महाराष्ट्र का जो भंडारा है इसमें भी बेसिकली उत्पादन होता है जीआई चिन्नौर चावल का। तो यहाँ पर बेसिकली महाराष्ट्र ने भी दावा किया था इस चीज़ के लिए। बाकी ये मध्य प्रदेश के फेवर में रहा है और मध्य प्रदेश को मान्यता इसके लिए दी गई है बालाघाट जिले को। और बालाघाट में पाई जाने वाली चीका युक्त जो दोमट मिट्टी है यहाँ चावल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि चिन्नौर चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो चीका युक्त दोमट मिट्टी बेसिकली है जो कि यहाँ पर बालाघाट में पाई जाती है और सबसे अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न ये करती है इसके लिए। बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा इसको ऐसे बोला जाता है, कटोरा, धान का कटोरा। क्लियर है। इसके अलावा भारत में जीआई टैग को किस लिए बेसिकली दिया जाता है, तो देखिए वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसको एक विनियमित किया गया। और भारत में अगर हम बात करें कि सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था, तो 2004 में मिला था। 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय है इसको ये सबसे पहले दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, ये हुआ था इनका जन्म 19 अगस्त को 1918 को इनका जन्म हुआ था शंकर दयाल शर्मा का, है ना, भोपाल मध्य प्रदेश में। और एक ये वैसे तो वकील थे और राजनीतिज्ञ थे ये। 1992 ये डेट आप नोट डाउन करिएगा, 1992, 1992 से 1997 तक भारत के 9वें नंबर के, कौन से नंबर के, 9वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। तो 1992 से 97 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा 1952 से 1956 तक, 1952 से 1956 तक मध्य प्रदेश, भोपाल जो राज्य था मध्य प्रदेश में, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री ये रहे थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये भी आप डिटेल थोड़ी सी देख लीजिएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से आपके पूछे जाते हैं। और इसके अलावा ये भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये अध्यक्ष रहे 1972 से 1974 तक, तो 72 से 74 तक ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। और उसके बाद में 74 से 77 तक ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, संचार मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये सारी डिटेल शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लगता है यह अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ किस तरह से ये बेसिकली लगाया जाता है और कैसे कैसे ये चीजें इसमें होती है। देखिए राष्ट्रपति जो शासन होता है किसी राष्ट्र में, माफ कीजिएगा किसी राज्य में, यानी कि जो राज्य होता है इसमें स्पेशली ये लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसकी कुछ कंडीशन होती है तभी ये लगाया जा सकता है। राज्य सरकार को संविधान के प्रावधान जो होते हैं उसके अनुसार नहीं चलना, यानी कि जो कोई भी राज्य सरकार अगर संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलती है तो बेसिकली वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा होती है इसको संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके द्वारा जारी होने की तारीख से 2 महीने का टाइम दिया जाता है। 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अनुमोदन होता है वो सरकार साधारण जो बहुमत होता है उससे होता है। और प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन कितने दिन के लगता है, तो प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगता है, 6 महीने के लिए लगता है, वैध होता है। और इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बेसिकली ये राष्ट्रपति शासन वर्ड यूज किया जाता है, इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति शासन इसको बोल सकते हैं, राज्य आपातकाल बोल सकते हैं, या फिर संवैधानिक
आपातकाल इसको कहा जाता है। तो तीनों नाम से इसको जाना जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति है किसी भी राज्य से संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी सिफारिश पर ये राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, है ना। राष्ट्रपति शासन का जो मतलब होता है राज्य सरकार का निलंबन, सीधा सीधा ऐसा आप बोल सकते हैं, या फिर केंद्र का प्रत्यक्ष शासन, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ आर्टिकल भी है, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया 356 या अनुच्छेद 356 जो है, इसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है भारत के संविधान के आर्टिकल के अनुसार। अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये आर्टिकल 356 कहां पर लगा था, तो ये जो अनुच्छेद है पहली बार लगा था पंजाब में लगा था पहली बार, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है, तो ये यूपी में लगा है सबसे अधिक बार, 356। क्लियर है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं भारत में, 3 प्रकार के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक होता है राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों अलग अलग है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352 में, और अब हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन का, तो ये 356 में होता है। और एक और होता है वित्तीय आपातकाल जो 360 में होता है। तो आप याद रखिएगा इन सभी आर्टिकल को भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में जो लाल बाग महल है ये आपका इंदौर में है। इंदौर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए इस लाल बाग जो पैलेस है इसका किसने डिजाइन किया है, तो बर्नार्ड ट्रिक्स के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और ये जो महल है लाल बाग महल, ये यहाँ की खान नदी जो है इसके तट पर 3 मंजिला बेसिकली इमारत है। ये 3 मंजिला इमारत के रूप में एक शानदार संरचना है। और इस महल का निर्माण किसने करवाया था, तो शिवाजीराव होलकर, महाराजा शिवाजीराव होलकर ने इस महल का निर्माण करवाया था। और इसको डिजाइन किया था, इस पैलेस जो है लाल बाग पैलेस, इसको डिजाइन किया था बर्नार्ड ट्रिक्स ने। इनका नाम आप याद रखिएगा। और लाल बाग जो पैलेस है इसमें भारत का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सिक्का संग्रहालय भी यहीं पर लाल बाग पैलेस में। और ये जो लाल बाग पैलेस है ये 28 एकड़ के क्षेत्र में एक संग्रहालय में फैला हुआ है, यानी इस महल को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। 28 एकड़ में फैले इस महल को। क्लियर है। इसके अलावा लाल बाग जो पैलेस है इसकी अगर बात करें कि वर्तमान जो स्वरूप है इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1886 से प्रारंभ इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति के लिए दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल हम कवर करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है इसको स्पेशली किस लिए जाना जाता है, दक्षिण का द्वार या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, ऐसा इसको बोला जाता है। और ये बेसिकली अपने कपड़ों के लिए, उद्योग के लिए वैसे तो जाना जाता है। और यह मध्य प्रदेश में पावरलूम यानी कि मशीन करदा उद्योग का केंद्र भी बेसिकली बना हुआ है। कौन सा, बुरहानपुर। यहाँ पर नेपा नगर अखबारी कागज कारखाना है। इसके अलावा और काफी सारी चीजें, असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में। तो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। 1636 की बात है, मुगलों के दक्कन मुख्यालय के रूप में कार्य इसने किया था बुरहानपुर ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जिला सड़कों का जो रखरखाव किया जाता है जिला परिषद करती है। जिला परिषद हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जिला सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य जो स्थान होते हैं उनसे जोड़ती हैं जिला सड़कें। और जिला जो परिषद होता है जिला सड़कों का निर्माण और अनुरक्षित यानी कि उसका रखरखाव करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट निकल कर आ रहा है, चोरपुरा में स्थित शिव मंदिर रिक्त स्थान शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। चोरपुरा में स्थित जो शिवलिंग है, माफ कीजिएगा शिव मंदिर, ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। 10वीं हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 10वीं शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस। देखिए 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो इस वार्षिक बैठक के जो अध्यक्ष थे इनका नाम आपको बताना है। और सही जवाब रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित JL नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 19 दिसंबर की बात है 1929 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन किया था यहाँ पर, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो अधिवेशन था ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई। और एक ऐसा दिन जिसे भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है इसने अपना भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का इसका ऐलान किया था, आग्रह किया था। तो ये सारी चीजें उस टाइम पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया के उस मंदिर का नाम बताइए जहां पर महाभारत और रामायण को चित्रित किया गया है। कंबोडिया का उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट। इसका नाम है अंकोर वाट, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कंबोडिया में ये मंदिर है, इसका नाम है अंकोर वाट, है ना। और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में ही देखने को मिलता है। कंबोडिया में ये जो मंदिर है अंकोर वाट नाम से जाना जाता है। और भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जो थे साक्षात यहाँ पर विराजमान रहते हैं। कंबोडिया में बने इस विष्णु मंदिर का जो नाम है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया हुआ है। इसका पूरा नाम बात करें यशोधरपुर, इसका पूरा नाम है। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है इसका पूरा नाम है ये। देखिए गाइस, अगर हम बात करें कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया था सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय थे। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पाठार के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं यहाँ पर कि बुंदेलखंड पाठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए दतिया आता है, छतरपुर आता है, पन्ना आता है। इसके अलावा और भी जिले आते हैं, जैसे कि आपका टीकमगढ़ हो गया, टीकमगढ़ के बाद में आपका दमोह हो गया, दमोह और सागर, है ना। बाकी दतिया इसमें आ गया, छतरपुर, पन्ना, दतिया, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़।
ये 6 जिले बेसिकली, ये 6 जो जिले हैं, 3 तो ये मैंने लिख के बता दिया आपको, 3 ये लिखे हुए, 6 जिले बेसिकली ये बुंदेलखंड पाठार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। इसमें एक ही जिला बच रहा है शहडोल, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हमसे क्या पूछा है, बुंदेलखंड पाठार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी शहडोल नहीं आता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अब ये आपको याद रखना है, बुंदेलखंड पाठार के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, आपका टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, छतरपुर और पन्ना, ये 6 जिले इसमें आते हैं। अगर हम बात करें कि देखिए बुंदेलखंड जो पाठार है और भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैला हुआ है और अर्धशुष्क क्षेत्र है ये, और मध्य प्रदेश के इसमें 6 जिले आते हैं और उत्तर प्रदेश के 7 जिले इसमें आते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और ये जो सागर है, बुंदेलखंड पाठार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड पाठार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दूसरा तो सागर है, सबसे बड़ा शहर है आपका झांसी, जो कि यूपी में आता है, और दूसरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा आपका सागर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र की आपूर्ति करने वाली अंतिम नहर को क्या कहा जाता है। क्षेत्र की आपूर्ति करने वाली अंतिम नहर को बोला जाता है चैनल, फील्ड चैनल इसको बेसिकली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। ये हमने फर्स्ट शिफ्ट के पूरे 20 क्वेश्चन कवर करवा दिए आपको 15 मार्च के। अब 15 मार्च सेकंड शिफ्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष रिक्त स्थान में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूह यानी गर्मपंथी और अतिवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। तो ये किस वर्ष में हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। ये जो हुई थी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से 1907 रहेगा, 1907 यानी 1907 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। 1907 में ये सत्र हुआ था, आयोजित आपका सूरत अधिवेशन कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, जो कि 1907 में हुआ था। और इसमें कांग्रेस जो थी, ये 2 समूह गर्मपंथी और नरमपंथी यानी कि गर्म दल और नरम दल, 2 दलों में विभाजित हो गई थी। और अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता थे रास बिहारी बोस, ये नरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता इन्होंने की थी। और मुख्य रूप से 2 समूहों के बीच एक वैचारिक अंतर यहाँ पर था। गर्म दल की बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नरम दल की, तो नरम दल द्वारा मुख्य जो प्रस्ताव रखे गए थे, उनमें एक तो पहला था स्वराज के संकल्प की मांग, और दूसरा था लाला लाजपत राय को आईएनसी का अध्यक्ष बनाया जाए, यानी भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसका अध्यक्ष इनको बनाया जाए, लाला लाजपत राय को। और एक और ये इनकी मांगे थी, किसकी, नरम दल वालों की। और इन मांगों को नरमपंथी जो थे इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और इस तरह इसका बेसिकली विभाजन हुआ। तो ये तो पता चल चुका है इसका विभाजन क्यों हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, नरम दल और गर्म दल में। तो ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है। सूरत विभाजन की बात करें, देखिए बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति जो थी, इसकी जीत यहाँ पर हुई थी। और 1916 में लखनऊ सत्र में दोनों समूह जो थे ये फिर से एक हो गए थे। और 1907 में लखनऊ जो बेसिकली सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें ये अलग हुए थे 1907 में। और 1916 में लखनऊ जो सत्र हुआ था, इनमें दोनों समूह फिर से एक हो गए थे, यानी मिल गए थे, नरम दल और गर्म दल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रिक्त स्थान में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है। तो देखिए मराठी साहित्य जो अकादमी है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित कुमार गंधर्व अपने रिक्त स्थान के लिए जाने जाते हैं। तो पंडित कुमार गंधर्व जो जाने जाते हैं, ये अपने गायन के लिए जाने जाते हैं, सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनको देखिए एक पॉपुलर नाम से जाना जाता है, वो बार बार पूछा जाता है पंडित कुमार गंधर्व को। इन्हें शिवपुत्र सिद्धारमैया कोम कलीमठ के नाम से जाना जाता है। और भारतीय शास्त्रीय गायक ये हैं, किसो इनका पूरा नाम है कुमार गंधर्व, इनको शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली के नाम से जाना जाता है। देखिए कुमार जो गंधर्व है, ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, जो अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। और इनका समारोह देवास में आयोजित होता है, तो ये देवास को स्पेशली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरकार व्यापार प्रतिबंधों को कैसे नियंत्रित करती है। तो सरकार व्यापार प्रतिबंधों को जो नियंत्रित करती है, यह औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 के तहत करती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, जबलपुर में उच्च न्यायालय भवन की शानदार वास्तुकला की प्रभावशील हवेली का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, सीधे सीधे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, जबलपुर में उच्च न्यायालय भवन का जो भवन है, इसका निर्माण किसने करवाया। ये सीधा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी उठपटांग बातें आपको लिखी हो, आपको कुछ नहीं, बस इतना सा समझना है कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है। आपका सही जवाब रहेगा राजा गोकुल दास, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, राजा गोकुल दास ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा 1890 में, अगर डेट भी पूछी जाए 1890 में इसका निर्माण, इस भवन का निर्माण जो करवाया था राजा गोकुल दास ने करवाया था। 3 लाख रुपए की लागत से इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद में महज 1 रुपये किराए पर इन्होंने ये जो है महल तत्कालीन जो सरकार थी उनको सौंप दिया था। और पहले यहाँ पर कलेक्ट्रेट, अदालत और कोषालय का संचालन होता था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले। और इस भवन का जो नक्शा है, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी थे इंजीनियर हेनरी इरविन, इन्होंने तैयार किया था। तो यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इस भवन का डिजाइन किसने बनाया था, या आर्किटेक्ट कौन थे। तो इस तरह से भी अगर पूछे जाए तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अनुपजाऊ बंजर है, ये आपसे पूछा है। तो ये है आपकी नमकीन मिट्टी, नमकीन हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, देखिए वेवलेन उत्पाद में रिक्त स्थान होता है। वेवलेन उत्पाद में क्या होता है, वेवलेन उत्पाद में ऊपर की ओर उठा हुआ मांग वक्र होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों सहित साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, यानी भारत में आपको बताना है मध्य प्रदेश का साक्षरता में कौन सा नंबर आता है। तो भारत में मध्य प्रदेश का साक्षरता के मामले में 28वां नंबर है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। पहले नंबर पर केरला है 94% साक्षरता के साथ में। और जो हमारा जो मध्य प्रदेश है बेसिकली यहाँ पर आपको सभी को बताइए क्या क्या कंडीशन चल रही है अभी। तो मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण साक्षरता है ये है आपके 63% के समथिंग, और शहरी जो साक्षरता है ये है 82% यानी 82% के लगभग। 2011 में महिला साक्षरता 60% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और पुरुष जो साक्षरता है ये है करीबन 80% के लगभग। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो जबलपुर है जहाँ की 81.1% जनसंख्या साक्षर है, और सबसे कम आपका अलीराजपुर है जहाँ की 36.1% ही जनसंख्या साक्षर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को लोकप्रिय रूप से अनेक अजूबों की पहाड़ी यानी हिल्स ऑफ मेनी वंडर्स के रूप में वर्णित किया गया है। यानी अनेक अजूबों की पहाड़ी जो कहा गया है ये किसे कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ये कहा जाता है चित्रकूट को। चित्रकूट हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर विंध्य रेंज में स्थित है ये बेसिकली, और इस एक दिव्य शहर है चित्रकूट। कई अजूबों या फिर अनेक अजूबों की पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। चित्रकूट आप सभी को बताइए दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय यहाँ पर जो विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, और इसका विश्वविद्यालय का नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय रखा गया है। इसके अलावा और काफी सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर रेगिस्तान नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ है बैतूल के मुल्ताई से हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के। ताप्ती नदी का प्राचीन नाम ताप्ती नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक इसको बेसिकली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, मध्य प्रदेश में सरुमरु के अवशेष प्राचीन रेगिस्तान परिसर का स्थल है। तो मध्य प्रदेश में सरुमरु के स्थल के अवशेष प्राचीन मठ परिसर का स्थल है। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मठ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर ये गुफाएं, ये सीहोर जिले के बुधनी तहसील का पानगुराड़िया है जहाँ पर देखने को मिलती है। मुख्य गुफा में अशोक के 2 शिलालेख भी पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंध रखता है। डेविस कप का जो संबंध है ये है आपके क्रिकेट से। देखिए डेविस कप ये जो आपका टेनिस से इसका संबंध है। टेनिस हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। टेनिस जो है इससे संबंध है इसका, ना कि क्रिकेट से। ये आप याद रखिएगा, स्पेशली फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों की टेनिस जो टीम है इसका मुख्य कार्यक्रम है ये डेविस कप इसको बोला जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ कोस्मोस होल्डिंग इनके द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विरोधी देशों की टीमों के बीच नॉकआउट प्रारूप इसके अंतर्गत खेला गया है या खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये जो शक्तियां आती है ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 368 के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट निकल कर आ रहा है, मुगल सम्राट बाबर ने किस किले को हिंद के किले के मोती के बीच मोती के रूप में वर्णित किया है। हिंद के किले के बीच मोती के रूप में वर्णित किया है। तो ये जो किया है ये किया है ग्वालियर के किले को। ग्वालियर का किला, फोर्ट ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर ऑफ फोर्ट, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि किसके द्वारा कहा गया है, बाबर ने कहा है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे, महाजनपदों में कितनी रियासतें थी। तो महाजनपदों में जो रियासतें थी इनकी संख्या 16 यानी 16 आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 16 महाजनपदें हुआ करती थी, तो इनकी जो है रियासतें 16 हैं। और इनमें 16 में देखिए प्राचीन बौद्ध साहित्य अंगुत्तुर निकाय पाठ 16 महाजनपदों की सूची देता है। और ये 16 कौन कौन से, एक तो काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग, मगध, वाजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। और ये जो महाजनपद थे या तो राजतंत्र या गणतंत्र, जिनको गणसंघ बोला जाता है, ये थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो ये जो सदस्य नहीं है भारत, ये नहीं है ICSID यानी निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका सदस्य भारत नहीं है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कूडियाट्टम केरल का एक पारंपरिक रिक्तिस्थान रूप है। तो कूडियाट्टम जो है ये केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है, थिएटर है। थिएटर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। रंगमंच ये है, और भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक इसको माना जाता है। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराक है, स्विमर है या पैरा तैराक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है इनको काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके, काफी सारा रिकॉर्ड इन्होंने बना डाला है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ने इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल और नॉर्थ चैनल, इन तीनों चैनलों को पार कर दिया। और ऐसा करने वाले एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा तैराक ये बन गए हैं, पैरा स्विमर ये बन गए हैं। क्लियर है, इंग्लिश चैनल को पार करने एशिया के पहले हैं, कैटलीना चैनल को भी और नॉर्थ चैनल को भी, तीनों चैनल को इन्होंने पार कर दिया। और ऐसा करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक ये बन गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 में इनको सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। इसके अलावा 2019 में उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का राष्ट्रीय अवार्ड दिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने भी इनको सम्मानित कर चुके हैं। अगर हम बात करें कि ये तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार इनको कब दिया गया, तो ये दिया गया 29 अगस्त को, 29 अगस्त खेल दिवस जो होता है ना, 29 अगस्त को 2020 को ये दिया गया इनको ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, किस गायक को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये आशा भोसले को दिया गया है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
डकवर्थ लुईस पद्धति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है बेसिकली स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन हमें इस हिसाब से मिले हैं। अगर आपको अलग अलग गेम्स दे रखता तो आप क्रिकेट आपको क्लिक करना था। तो याद रखिएगा, डकवर्थ लुईस पद्धति शब्द का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो ये खेल यानी स्पोर्ट्स और क्रिकेट में किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस, आपको 40 क्वेश्चंस पूरे आए थे आपके, 20-20 क्वेश्चंस, तो पूरे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। आप खुद चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से आप रिवीजन भी कर लीजिए। मैं पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा वहाँ पर, एप्लीकेशन पर या टेलीग्राम पर, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डली है। इसके अलावा ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। हमारे एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की, और ये कुछ और भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं। इन सभी की मदद से आप अपने एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब जरूर से आप कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी से चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में एक बार जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।